हेलो दोस्तों, देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ टर्म थे वो बता दिए थे। उसके बाद हमने प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में कुछ बात कर ली थी। ठीक है, उससे जुड़े कुछ टर्म या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे, उन पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को बर्बाद न करते हुए। देखिए बायोटेक्नोलॉजी में जो प्लांट टिश्यू कल्चर था आपका, उसमें हमने आपको जैसे कि ज्यादातर चीजें हमने आपको बता दी थी। आज हम बात करेंगे जैसे कि स्टेरिलाइजेशन होता है उसके बारे में। स्टेरिलाइजेशन, देखिए स्टेरिलाइजेशन की कई अलग अलग प्रोसेस होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि अब यहाँ पर हम आपको ये नहीं बताएंगे कि स्टेरिलाइजेशन क्यों किया जाता है, बिकॉज आपको पता होगा कि स्टेरिलाइजेशन क्यों किया जाता है। क्योंकि जब हम किसी एक्स प्लांट को किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं तो हो सकता है कि वह एक्स प्लांट जो है वह आपका कंटेमिनेंट हो, यानी कि संदूषित हो, उस पर किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो चुका हो। तो ऐसे एक्स प्लांट को ग्रो करने से पहले हम उसका स्टेरिलाइजेशन करना आवश्यक होता है, इसलिए हम वहां पर स्टेरिलाइजेशन करते हैं। और हो सकता है कि हमने अपने हाथों से किसी सीजर के द्वारा जब हमने एक्सप्लांट को वहां पर कट किया तो हो सकता है कि वह सीजर जो है वह ही कंटेमिनेंट हो या हमारे हाथ जो है वह ही कंटेमिनेंट हो। तो हो सकता है, तो इन सभी चीजों के लिए हम स्टेरिलाइजेशन का प्रयोग करते हैं। और स्टेरिलाइजेशन का प्रयोग अलग अलग विधियों से होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वह होता है कि जो कार्य करता है, यानी कि जैसे कोई भी आपका एक्सप्लांट का कल्चर कर रहा है, तो वह व्यक्ति जो एक्सप्लांट का कल्चर कर रहा है उसके लिए जो हैंड वॉश करने के लिए जो केमिकल आता है उसका क्या नाम होता है। तो देखिए सबसे पहले हैंड वॉश के लिए उसे हैंड वॉश करने पड़ते हैं। और सरफेस स्टेरिलाइजेशन, अब सरफेस स्टेरिलाइजेशन किसका किया जाता है? देखिए सरफेस स्टेरिलाइजेशन में आता है आपका जिस लेमिनार होता है, कैबिनेट होता है, लेमिनार कैबिनेट, उसमें ही हम सभी पूरी प्रोसेस एक्सप्लांट को ग्रो करने की पूरी प्रोसेस करते हैं। तो उसके सरफेस का स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, क्योंकि जिस सरफेस पे हम ग्रो कर रहे हैं या कोई प्रोसेस कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि वह सरफेस ही आपकी कंटेमिनेट हो, है ना। तो इस चीज के लिए हम स्टेरिलाइजेशन का प्रयोग करते हैं, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना होने के कारण तब हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर सफल या सक्सेस हो पाता है। तो देखिए हैंड वॉश के लिए, सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए, और जो आपकी आउटर सरफेस होती है, आउटर सरफेस ऑफ आपके जैसे वेसल्स होते हैं और आपके फ्लास्क होते हैं, इन सभी चीजों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इन सभी चीजों के लिए हम 70% में 70% आपकी जो है एल्कोहल या फिर इथेनॉल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हैंड वॉश करने के लिए हम किस केमिकल का प्रयोग करते हैं। सबसे ज्यादा यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैंड वॉश करने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो 70% एल्कोहल या इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। देखिए दूसरी चीज हम आपको बताते हैं कि जैसे ये तो हो गया आपका हैंड वॉश के लिए, सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए, और आउटर सरफेस ऑफ वेसल्स एंड फ्लास्क, इन सभी चीजों के लिए। बाहर की परत को धुलने के लिए जो है हम एल्कोहल इथेनॉल का प्रयोग करते हैं। कितना, उसकी मात्रा भी दी गई है 70%। अब देखिए आगे बात करते हैं कि जब हम किसी एक्सप्लांट को ग्रो करते हैं तो एक्सप्लांट के लिए हम किन केमिकल्स का उपयोग करते हैं स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। तो देखिए एक्सप्लांट के लिए हम किन किन केमिकल्स का उपयोग करते हैं। स्टेरिलाइजेशन फॉर एक्सप्लांट, जो हमने एक्सप्लांट लिया हुआ है। देखिए यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लेना, क्योंकि वहां पर हमने एक्सप्लांट, कैलस, सब कल्चर, छोटी छोटी चीजों के बारे में हमने आपको वहां पर बताया है। तो ठीक है, तो फॉर एक्सप्लांट की एक्सप्लांट क्या होता है। तो देखिए एक्सप्लांट का स्टेरिलाइजेशन हम कई केमिकल से करते हैं। उनमें जो नंबर 1 पर या जो आपके सबसे ज्यादा प्रचलित 2 हैं, उनमें आपका एक तो आता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड,
उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। उसके बाद नंबर 3 पर एक आता है आपका ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर से। और नंबर 4 पर AgNO3, AgNO3। उसके अलावा H2O2 मीन्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट। और कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स के द्वारा, एंटीबायोटिक्स के द्वारा भी हम केमिकल्स, इन केमिकल्स का प्रयोग करते हैं एक्सप्लांट को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। इसके अलावा एक आता है मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड का प्रयोग भी हम एक्सप्लांट के स्टेरिलाइजेशन के लिए करते हैं। तो देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लांट का स्टेरिलाइजेशन निम्न में से किस केमिकल्स के द्वारा किया जाता है, तो इनमें से आपको कोई एक केमिकल दिया जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और मुख्यतः आपको ये दो मिलेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड। या फिर इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा हम क्या करते हैं, ठीक है, तो वहां पर ऑप्शन में दे दिया जाता है स्टेरिलाइजेशन या कई अन्य विधियां, या ए बी, या इनमें से कोई नहीं, कुछ भी दे सकता है। आपको कुल मिला के स्टेरिलाइजेशन के लिए सिर्फ ये 2 टर्म समझने हैं कि यदि हैंड वॉश के लिए पूछा जाए तो हैंड वॉश में आपको लगाना है, या आउटर लेयर के लिए पूछा जाए तो 70% इथेनॉल या एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। और यदि एक्सप्लांट के लिए पूछा जाए कि एक्सप्लांट के लिए हम किन केमिकल्स का यूज करते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड और ब्रोमीन वाटर, सिल्वर नाइट्रेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड और कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स का प्रयोग भी हम एक्सप्लांट को स्टेरिलाइजेशन के लिए करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपकी स्टेरिलाइजेशन की। अब देखिए, जब हमने एक्सप्लांट का स्टेरिलाइजेशन कर दिया, तो जब हमने एक्सप्लांट का स्टेरिलाइजेशन किया, स्टेरिलाइजेशन करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए, बात करेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम की, तो न्यूट्रिएंट मीडियम जो है वह आपके 3 प्रकार के होते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम आपके 3 हैं, जैसे कि नंबर 1 पर आता है आपका MS मीडियम, MS मीडियम, ठीक है। दूसरा आता है आपका MS मीडियम पहला, दूसरा आता है आपका व्हाइट मीडियम, व्हाइट मीडियम, और तीसरा आता है आपका गैम्बर्ग मीडियम, गैम्बर्ग मीडियम, या इसी को B5 मीडियम भी कहते हैं, इसी को B5 मीडियम भी कहते हैं, गैम्बर्ग या B5 मीडियम। अब देखिए, MS मीडियम को सन 1962 में मर्सगे एंड स्कूग के द्वारा विकसित किया गया था। व्हाइट मीडियम को सन 1963 में विकसित किया गया था, और गैम्बर्ग मीडियम को सन 1968 में, 68 में, सन 68 में ऐसे बनाया गया। तो देखिए, हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि MS मीडियम जो है यह आपका कब बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया। तो MS मीडियम मर्सगे एंड स्कूग नामक वैज्ञानिक थे, जहां पर मर्सगे से उनके नाम का M ले लिया गया और स्कूग से उनके नाम का S ले लिया गया, और मर्सगे एंड स्कूग के नाम पर ही इसे MS मीडियम नाम दे दिया गया। MS मीडियम 1962 में मर्सगे एंड स्कूग नामक वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया था। व्हाइट मीडियम जो है वह आपका 1963 ईस्वी में बनाया गया, और गैम्बर्ग मीडियम B5, जिसे हम B5 मीडियम भी कहते हैं, यह 1968 ईस्वी में बनाया गया। अब देखिए, जब ये मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम को हमने, न्यूट्रिएंट मीडियम में एक्सप्लांट को जब हमने ट्रांसफर किया, तो देखिए क्या होता है कि ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है, उसमें ऑर्गन्स विकसित होते हैं, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन्स में आपके क्या होते हैं, या तो आपका रूट होगा, रूट, और या फिर आपकी सूट यानी कि तना होगा, या फिर जड़ होगी, मींस तना होगा या फिर जड़ होगी। तो देखिए, तने का विकास और जड़ का विकास, द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि जो ऑर्गन्स बन रहे हैं ना, रूट एक ऑर्गन और सूट दूसरा ऑर्गन, मींस यहाँ पर ऑर्गन्स बन रहे हैं, इनको हम क्या नाम देंगे, ऑर्गन ही तो नाम देंगे। तो ऐसी प्रोसेस जिनमें ऑर्गन्स बनते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। तो यह प्रोसेस आपकी पूछी जाती है, ऑर्गेनोजेनेसिस, कि ऑर्गेनोजेनेसिस किसे कहा जाता है। हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि ऑर्गेनोजेनेसिस किसे कहा जाता है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस जो है
आपका ऑर्गन्स के बनने की प्रक्रिया को ही हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। या फिर आपसे यूं कह ले कि द डेवलपमेंट ऑफ द रूट एंड शूट इज नॉन एज ए, तो वहां पर आपको सही करना होगा ऑर्गेनोजेनेसिस। मींस ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है ऑर्गन का बनना, और ऑर्गन आपके रूट और शूट बनते हैं जिस मीडियम में हम, अब देखिए रूट और शूट बनते हैं इन मीडियम, जब हम एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर ऑर्गेनोजेनेसिस बनता है, और ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बनने की प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद ही हमें वहां पर प्लांटलेट्स प्राप्त होते हैं। यानी कि प्लांटलेट्स जब हमें प्राप्त हो जाते हैं उसके बाद हम उसे फील्ड में ट्रांसफर कर देते हैं, और फील्ड में ट्रांसफर करने के बाद तब हमारा ये पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर सक्सेसफुल माना जाता है। ठीक है, तो देखिए जब हम एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर करने के बाद उसमें ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन में आपका रूट हो सकता है, शूट हो सकता है। इन जब दोनों चीजों का विकास होता है तो उसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, और ऑर्गेनोजेनेसिस के होने के बाद वहां पर एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, यानी कि एम्ब्रियो का विकास होता है। इस पूरी प्रोसेस को, और उसके बाद प्लांटलेट्स का विकास होता है, उसके बाद उसे फील्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, ये बात थी। अब देखिए न्यूट्रिएंट मीडियम में जब रूट और शूट का विकास होता है तो इनके लिए हमें एक अलग केमिकल या कोई अलग हार्मोन की आवश्यकता होती है। ये है बात मजे की, यहां से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। देखिए जब रूट और शूट का विकास होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये न्यूट्रिएंट मीडियम देने से, यहाँ पर यदि हमने ये न्यूट्रिएंट मीडियम दे दिए तो ये हमारे पौधे के लिए या किसी एक्सप्लांट के लिए काफी नहीं होते हैं। उनमें यदि रूट और शूट का विकास करवाना होता है जल्दी से तो वहां पर हमें किसी हार्मोन की आवश्यकता होती है। तो हार्मोन की आवश्यकता होने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर एक, यदि हमें शूट का विकास करवाना है, शूट मींस तने का विकास करवाना है, तो हम वहां पर शूटिंग मीडियम एक होता है, तो हम क्या करेंगे, यह मीडियम तो हम देंगे ही, लेकिन इसके अलावा हम वहां पर हार्मोन भी देते हैं। तो शूटिंग मीडियम के लिए हम साइटोकाइनिन की मात्रा को देते हैं, साइटोकाइनिन की अधिक मात्रा और ऑक्सिन की कम मात्रा। ठीक है, साइटोकाइनिन की अधिक मात्रा और ऑक्सिन की कम मात्रा। अब देखिए कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि हमें शूट डेवलपमेंट करने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है, तो वहां पर आपको साइटोकाइनिन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि जैसे कि साइटोकाइनिन की अधिक मात्रा है ना, तो साइटोकाइनिन की अधिक मात्रा का मतलब यहाँ पर कभी कभी उस मात्रा को भी पूछ लिया जाता है, तो वह भी हम आपको बता दे रहे हैं कि शूटिंग मीडियम के लिए हमें साइटोकाइनिन की लगभग 1 से 2 mg पर लीटर का मतलब है यदि हमने 1 लीटर यदि हमने एमएस मीडियम का प्रयोग किया है तो उस एमएस मीडियम में हमें शूट के डेवलपमेंट के लिए 1 से 2 मिलीग्राम साइटोकाइनिन हार्मोन को डालना पड़ेगा, तब वहां पर शूट का विकास होगा, मींस तब वहां पर तने का विकास होगा। और ऑक्सिन की लगभग 0.02 mg मात्रा पर लीटर के हिसाब से हम उसमें डालते हैं, तब जो है वहां पर शूट का विकास होता है या शूट का फॉर्मेशन होता है। तो यह बातें आपसे पूछी जाती हैं। और एक चीज और पूछी जाती है कि यदि हमें शूट का फॉर्मेशन करवाना है तो शूट के फॉर्मेशन के लिए जो प्रकाश की तीव्रता होती है, हमें कितने प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तो शूट के मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें लगभग 1000 लक्स प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जो प्रकाश की इकाई होती है उसे हम लक्स में मापते हैं, इसलिए यहाँ पर लक्स लिखा गया है। तो प्रकाश की लगभग 1000 लक्स, प्रकाश की तीव्रता लगभग 1000 लक्स होनी चाहिए, तब वहां पर शूट फॉर्मेशन हो पाता है। तो शूटिंग मीडियम यदि आपसे पूछा जाए तो साइटोकाइनिन की अधिक मात्रा कितनी, 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से डालते हैं यदि हमने एमएस मीडियम को चुना है। और यहीं पर हम आपको एक चीज और बताते हैं कि एमएस मीडियम सबसे ज्यादा उपयोगी मेरिस्टेम कल्चर के लिए होता है, जो कि अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है, अभी हम आपको आगे बताएंगे। ऑक्सीजन की कम मात्रा 0.02 मिलीग्राम पर लीटर। अब यह तो सूट जब बन जाता है या सूट बन गया या हमने रूट को पहले डेवलप कर लिया, ठीक है, तो जैसे हमने सूट को बनाया वैसे ही हमें रूट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। अब देखिए रूट का फॉर्मेशन हम किस प्रकार से करेंगे।
रूट के लिए भी हमें किसी हार्मोन की आवश्यकता होती है। जब हम न्यूट्रिएंट मीडियम में एक्सप्लांट को डालते हैं, एक्सप्लांट को डालने के बाद किसी हार्मोन की सहायता से वहां पर सूट का डेवलपमेंट हो जाता है या सूट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो सूट के मल्टीप्लिकेशन के बाद, मींस तने की वृद्धि के बाद हम क्या करते हैं, रूटिंग, यानी कि उस एक्सप्लांट में हमें रूटिंग की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वहां पर हम रूटिंग मीडियम बनाते हैं। तो जैसे ही हमने एमएस मीडियम या किसी न्यूट्रिएंट मीडियम कृत्रिम पोष पदार्थ पर जैसे ही हमने इसे डाला, तो रूट बनाने के लिए साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की मात्रा की आवश्यकता वहां भी पड़ती है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि हमें जो है शूटिंग से जस्ट उल्टा, सूट के लिए जस्ट उल्टा हो जाता है रूट से। अब देखिए रूट जो है, रूट में साइटोकाइनिन की मात्रा कम और ऑक्सिन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो रूटिंग मीडियम में ऑक्सिन की अधिक मात्रा, मींस कितनी ऑक्सिन की अधिक मात्रा, ऑक्सिन की 3 mg 3 mg पर लीटर, 3 mg पर लीटर की आवश्यकता होती है। और साइटोकाइनिन की यदि हम बात करें, तो यहां पर साइटोकाइनिन की लगभग 0.02% या 3 mg पर लीटर की आवश्यकता होती है। तो रूटिंग के लिए या हमें रूट का डेवलपमेंट करवाना होता है, तो वहां पर ऑक्सिन की अधिक मात्रा और साइटोकाइनिन की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। और मात्रा है वो जो ये हमने आपको लिख दी, या आप नोट कर लेना। ऑक्सिन की 3 मिलीग्राम और साइटोकाइनिन की 0.02 या 0.03 मिलीग्राम पर लीटर की आवश्यकता होती है। शूटिंग मीडियम के लिए हमने आपको बता दिया। ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं। और देखिए रूटिंग मीडियम के लिए जैसे हमने शूटिंग मीडियम के लिए प्रकाश की तीव्रता बताई थी 1000 लक्स, उसी प्रकार से रूटिंग के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता होती है लगभग 3000 से 10,000 लक्स, लगभग 3000 से 10,000 लक्स प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि क्वेश्चन एग्जामिनर इस प्रकार से भी पूछ ले, किस प्रकार से, कि हमें सबसे ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता या किस माध्यम में प्रकाश की आवश्यकता की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो रूट फॉर्मेशन के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता ज्यादा होती है, शूट फॉर्मेशन के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता कम होती है। और वह कितनी होती है यह भी हमने आपको बता दी। तो देखिए एग्जामिनर के दिमाग का कुछ नहीं पता, कहीं से भी क्वेश्चन को पुट अप कर सकता है। तो इसलिए अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी ना रखें। इसलिए हम क्वेश्चन को एमसीक्यूज में ना देकर के पूरे टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा टॉपिक से चीजों को उठाकर आपको डायरेक्ट स्टेबल फॉर्म में दे रहे हैं, ताकि आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट समझ में आ जाए, टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो। इसलिए हमने इन सभी चीजों को डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको बताया है। ठीक है, तो ये हो गई बात आपकी न्यूट्रिएंट मीडियम के बारे में, स्टेरिलाइजेशन के बारे में। उसके बाद आगे की चीजें हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर प्लांट टिश्यू कल्चर, लगभग इसी के बाद आपका कैलस बनता है। और कैलस के बाद, कैलस हमने आपको बताया था कोशिकाओं के असंगठित समूह को कैलस कहते हैं। और कैलस को कट करने के बाद फिर हम उसका सब कल्चर करते हैं या सब कल्चरिंग करते हैं। मींस कैलस को कट करने के बाद उसे किसी फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं, उसी को हम सब कल्चरिंग कहते हैं। और सब कल्चर के बाद उसमें से जो प्लांटलेट्स तैयार होते हैं, उसी प्लांटलेट्स को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, फील्ड में ट्रांसफर कर देते हैं। ये प्रोसेस आपकी पूरी प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाती है। ठीक है, अब देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आने वाले कुछ चीजें हैं, जैसे कि मेरिस्टेम कल्चर हो गया। मेरिस्टेम के बाद एंथर कल्चर, पोलन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, एंडोस्पर्म कल्चर, ओव्यूल कल्चर और ओवेरी कल्चर। ये सभी चीजें आपकी प्लांट टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है, जब हम किसी तने को एक्सप्लांट के रूप में लेते हैं, तो वहां पर मेरिस्टेम कल्चर होता है। जब हम किसी एंथर को एक्सप्लांट के रूप में लेते हैं, तो वहां पर एंथर कल्चर होता है। जब हम एक्सप्लांट के रूप में किसी पॉलन को लेते हैं, तो वहां पर पॉलन कल्चर होता है। यानी कि कल्चर उसी प्रकार से होगा जैसे हमने प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बताया कि उस प्लांट को सेपरेट अलग कर लिया जाता है, उसके बाद फिर उसे स्टेरिलाइज किया जाएगा, स्टेरिलाइज करने के बाद फिर उसको जो है न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला जाएगा। न्यूट्रिएंट, वही पूरी प्रोसेस होगी, हम आपको बार बार नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन इनके पार्ट अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरिस्टेम कल्चर के बारे में हम सर्वप्रथम बात करते हैं। मेरिस्टेम कल्चर के बारे में देखिए, मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पर
एक शब्द लिखा आपको मिल गया मेरिस्टेम। कभी कभी पूछ लेता है कि मेरिस्टेम क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि मेरिस्टेम क्या होता है। तो मेरिस्टेम जो है वह क्या होता है, देखिए मेरिस्टेम द टिप ऑफ शूट, द टिप ऑफ शूट, शूट का मतलब जो तने का टिप होता है, टिप मतलब सबसे ऊपरी भाग, जो तने का सबसे ऊपरी भाग होता है वही आपका मेरिस्टेम कहलाता है। कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से होता है। ये जो है ये आपका टिप होता है, और ये जो आपकी ये पत्ती से निकली दिखाई दे रही है इन्हें हम लीफ प्राइमोडिया कहते हैं या लीफ प्रिमोडिया कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका यह टिप ऑफ शूट होता है, इसी का हम कल्चर करते हैं। यहां से हम इसको निकाल लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और यहां से हम इसको कट करने के बाद इसी का कल्चर करते हैं। इसी को हम मेरिस्टेम कल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो द टिप ऑफ शूट जो है आपका मेरिस्टेम कहलाता है। मेरिस्टेम यदि आपसे पूछ लिया जाए कि द टिप ऑफ शूट इज नॉन एज, नीचे आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कैलस, एक्सप्लांट, मेरिस्टेम, इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना होगा कि यह जो है आपका मेरिस्टेम कहलाता है, ठीक है। मेरिस्टेम कल्चर, मेरिस्टेम जो है यह आपका टिप ऑफ शूट होता है। अब देखिए मेरिस्टेम के बारे में हम थोड़ी सी और आगे बात करें तो देखिए क्या होता है। मेरिस्टेम को सर्वप्रथम 1952 में, सर्वप्रथम 1952 में मोरेल एंड मार्टिन ने, मोरेल एंड मार्टिन नामक एक वैज्ञानिक थे, मोरेल एंड मार्टिन ने डहेलिया, डहेलिया आपने सुना होगा, एक पुष्प होता है डहेलिया का, उस डहेलिया के पुष्प में मेरिस्टेम कल्चर को सर्वप्रथम मोरेल एंड मार्टिन ने 1952 में डहेलिया के पौधे से सूट टिप का उपयोग किया था। डहेलिया के सूट टिप, डहेलिया का ही उन्होंने सूट टिप लिया था, डहेलिया का ही उन्होंने सूट टिप लिया था। तो देखिए सूट टिप उन्होंने सबसे पहले किसका सूट टिप लिया गया मेरिस्टेम कल्चर के लिए। क्वेश्चन ऐसे पुटअप होते हैं कि मेरिस्टेम कल्चर के लिए सर्वप्रथम कौन से पौधे का सूट टिप लिया गया, तो डहेलिया का लिया गया। और वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने मेरिस्टेम कल्चर को विकसित किया सर्वप्रथम, तो मोरेल एंड मार्टिन, ये दो अलग अलग वैज्ञानिक थे। और मेरिस्टेम कल्चर को सर्वप्रथम कब किया गया या कब विकसित किया गया, 1952 ईस्वी में से विकसित किया गया। उसके अलावा जैसे मेरिस्टेम कल्चर के बारे में और भी बातें आती हैं, तो मेरिस्टेम कल्चर का ऑब्जेक्ट क्या होता है या इसका उद्देश्य क्या होता है मेरिस्टेम कल्चर के लिए, मेरिस्टेम कल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मेरिस्टेम कल्चर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है वायरस फ्री पौधों को प्राप्त करना, ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करना, वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करना, वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करना, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। यदि हमें किसी प्लांट को वायरस फ्री प्राप्त करना है तो वहां पर हम क्या करेंगे, मेरिस्टेम कल्चर का प्रयोग करेंगे। मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा वायरस फ्री प्लांट का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करना जो है आपका मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा वायरस फ्री प्लांट प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सी फसलों में मेरिस्टेम के द्वारा वायरस फ्री प्लांट प्राप्त किया गया, तो वह दो फसलें आपकी, एक तो आलू थी और दूसरी गन्ना थी। कौन सी, एक आलू और दूसरी गन्ना। ये तो जो है आपकी ऐसी क्रॉप थी जिनमें वायरस फ्री प्लांट प्राप्त किया गया, वायरस फ्री प्लांट प्राप्त किया गया। किनमें वायरस फ्री प्लांट प्राप्त किया गया, आलू और गन्ने में, आलू और गन्ना में वायरस फ्री प्लांट प्राप्त किया गया मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा। कहां पर, भारत में पहली बार। अब देखिए इसी के अलावा इसमें एक चीज और आती है जो कि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है, कि जैसे वायरस फ्री प्लांट को हमें प्राप्त करना है, एक तो वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करना, दूसरा होता है क्लोनल या माइक्रो प्रोपोगेशन करना। तो देखिए क्या होता है कि यदि हमें वायरस फ्री सूट टिप आपकी हम दो प्रकार से लेते हैं, सूट टिप हम दो प्रकार से लेते हैं। एक तो होता है आपका माइक्रो प्रोपोगेशन, या फिर क्लोनल बोलते हैं, इसी को हम क्लोनल बोलते हैं। दूसरा होता है वायरस फ्री। तो देखिए यदि हमें सूट टिप लेना है, किस प्रकार से, यदि हमें वायरस फ्री पौधों को प्राप्त करना है, वायरस फ्री पौधों को प्राप्त करने के लिए हमें 1 mm सूट टिप की आवश्यकता होती है।
कितने 1 mm सूट टिप को हम कट करते हैं वहां से। और मेरिस्टेम या और माइक्रो प्रोपगेशन या फिर क्लोनल प्रोपगेशन के लिए हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर की सूट टिप लेते हैं। कितनी? 1 सेंटीमीटर की सूट टिप लेते हैं। कितने की? 1 सेंटीमीटर की। अब देखिए, जब मोरेल एंड मार्टिन ने डहेलिया के पौधे में, जब मोरेल एंड मार्टिन ने डहेलिया के पौधे से वायरस फ्री पौधों को प्राप्त करने के लिए जो सूट टिप लिया होगा या लिया था, वह कितने mm का लिया था? तो वह कितना आकार था उसका? 1 mm का आकार था। यह भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। ठीक है, वायरस फ्री प्लांट सूट टिप लिया जाता है वायरस फ्री प्लांट के लिए 1 mm का, और 1 सेंटीमीटर का कब लिया जाता है? जब हमें माइक्रो प्रोपगेशन करवाना हो या फिर क्लोनल प्रोपगेशन करवाना हो, तो वहां पर जो है 1 सेंटीमीटर का सूट टिप लिया जाता है। ये सभी बातें आपको मेरिस्टेम कल्चर के अंतर्गत आती हैं, और मेरिस्टेम कल्चर यहीं पर लगभग है कि इतना सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। दूसरी चीज हम आपको बता दें, एक होता है थर्मोथेरेपी एंड मेरिस्टेम कल्चर। 2 चीजें आती हैं, थर्मोथेरेपी एंड मेरिस्टेम कल्चर। तो देखिए, थर्मोथेरेपी एंड मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है? देखिए, थर्मोथेरेपी एंड मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा क्या किया गया, जो आपका आलू था, मीन्स जो आपका पोटैटो था, सबसे पहले तो आप यह भी समझ लीजिए कि जो भारत में सर्वप्रथम आलू और गन्ना में वायरस फ्री प्लांट को प्राप्त किया गया था। किसके द्वारा? मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, जब मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा इसमें तो आलू में क्या किया गया? थर्मोथेरेपी के द्वारा, थर्मोथेरेपी एंड मेरिस्टेम कल्चर, थर्मोथेरेपी एंड मेरिस्टेम कल्चर, इन दोनों टेक्निक के द्वारा आलू में एक वायरस था जिसका नाम था पोटैटो वायरस एस। ठीक है, और दूसरा वायरस था पोटैटो वायरस एक्स। तो ये 2 वायरस थे, एक पोटैटो वायरस एस और पोटैटो वायरस एक्स। इन दो वायरस से हमने थर्मोथेरेपी और मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा निजात पा ली, या इन दोनों वायरस से फ्री कर दिया हमने आलू को। पोटैटो वायरस एस और पोटैटो वायरस एक्स को हमने अलग कर दिया थर्मोथेरेपी एंड मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा। किसमें? आलू में। तो क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं। तो लगभग देखिए, मेरिस्टेम कल्चर लगभग आपका कंप्लीट हो गया। मेरिस्टेम कल्चर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हमने आपको लगभग सभी बता दिए। ठीक है, मेरिस्टेम कल्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे हम बढ़ते हैं। मेरिस्टेम कल्चर के बाद इसके अलावा इसमें कुछ चीजें और आती हैं, जैसे कि एक होता है आपका क्रायोथेरेपी। किसे कहते हैं? क्रायोथेरेपी। हो सकता है कि पूछ ले क्रायोथेरेपी क्या होता है। क्रायोथेरेपी, देखिए, क्रायोथेरेपी क्या होता है? क्रायोथेरेपी हम किसे कहते हैं? क्रायोथेरेपी में हम क्या करते हैं? सूट टिप को लेते हैं। सूट टिप को वहां भी लेते थे मेरिस्टेम कल्चर में, और यहाँ भी लेते हैं। तो इसीलिए इसे मेरिस्टेम कल्चर का ही एक अगला भाग क्रायोथेरेपी आता है। क्रायोथेरेपी में हम सूट टिप को तो लेते हैं, लेकिन सूट टिप को लेने से पहले वहां पर एक क्रिया करते हैं कि जिस पौधे से हम उस सूट टिप को लेते हैं, उस पौधे को हम एक लंबे समय तक 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उपचारित करते हैं। जिस भी पौधे से हम सूट टिप को ले रहे हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे? उस पौधे को लगभग लंबे समय तक 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसको उपचारित करते हैं। उपचारित करने के बाद हम उससे सूट टिप लेते हैं। सूट टिप लेने के बाद हम उसका कल्चर करते हैं, और कल्चर करने के बाद हमें उससे वायरस फ्री प्लांट प्राप्त होते हैं। तो मेरिस्टेम कल्चर का एक यही जो है मेन ऑब्जेक्ट होता है कि मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा हमें वायरस फ्री प्लांट प्राप्त होते हैं। दूसरा यह था क्रायोथेरेपी। इसके अलावा एक आता है कीमोथेरेपी। क्या होता है? कीमोथेरेपी। दूसरा होता है कीमोथेरेपी। तो हो सकता है कि पूछ ले कीमोथेरेपी किसे कहते हैं, या उसकी परिभाषा दे दे और उसमें आपसे पूछ ले ये क्या है। तो कीमोथेरेपी के बारे में समझ लीजिए। देखिए, जैसे कुछ आपके केमिकल्स होते हैं, जैसे आपका एक केमिकल होता है वायराजोल के बाद एक आता है साइक्लोहेक्सिमाइड। वायराजोल और साइक्लोहेक्सिमाइड जो आपके, ये तो आपके वायराजोल और साइक्लोहेक्सिमाइड, वायराजोल और दूसरा होता है साइक्लोहेक्सिमाइड।
ये दो जो है आपके ऐसे केमिकल्स हैं जो कि वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं, वायरस के गुणन को रोकते हैं, वायरस की वृद्धि को रोकते हैं। मींस बात एक ही है तीनों, या फिर हम वायरस मल्टीप्लिकेशन कह लें, या वायरस या विषाणु गुणन कह लें, या फिर विषाणु की वृद्धि कह लें, बात एक ही है। तो वह जो है वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं। तो जब हम किसी कल्चर को करते हैं और जब हम किसी एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं तो न्यूट्रिएंट मीडियम में हम इन केमिकल्स को मिला देते हैं, इन केमिकल्स को मिला देते हैं ताकि वहां पर वायरस का मल्टीप्लिकेशन ना हो। तो वायरस का मल्टीप्लिकेशन जब नहीं होगा तो वहां पर हमें वायरस फ्री प्लांट प्राप्त होंगे। तो यही क्रिया आपकी कीमोथेरेपी कहलाती है। ठीक है, देखिए कीमोथेरेपी आप समझ गए होंगे कि कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स को हम क्या करते हैं उस न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देते हैं, किस न्यूट्रिएंट मीडियम में? जिसमें एक्सप्लांट ग्रो होता है, एक्सप्लांट को ग्रो करते हैं या एक्सप्लांट का कल्चर करते हैं। तो जैसे ही हम एक्सप्लांट का कल्चर करते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक्सप्लांट का कल्चर करते हैं तो उसमें हम ये केमिकल्स डाल देते हैं और केमिकल्स को डालने के बाद ये केमिकल जो है वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक देते हैं। वायरस के मल्टीप्लिकेशन को जैसे ही रोकते हैं तो वहां पर हमें वायरस फ्री प्लांट प्राप्त हो जाता है, वायरस फ्री प्लांट प्राप्त हो जाता है, यानी कि वहां पर वायरस फ्री प्लांट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए मेरिस्टेम कल्चर यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद आता है आपका एंथर कल्चर या पॉलिन कल्चर। देखिए एंथर कल्चर और पॉलिन कल्चर लगभग एक से होते हैं। एंथर कल्चर जब हम किसी एंथर का प्रयोग करते हैं या फिर कल्चर करते हैं, जब हम एंथर का प्रयोग करते हैं तो वह एंथर कल्चर कहलाता है, और जब हम किसी पॉलिन का प्रयोग करते हैं तो वह जो है आपका पॉलिन कल्चर कहलाता है। अब देखिए एंथर कल्चर और पॉलिन कल्चर, इसके बारे में हमने आपको कल बताया था, आज नहीं बताएंगे, सिर्फ हम आपको बोल दे रहे हैं, बोर्ड पर नहीं लिखेंगे। एंथर कल्चर या पॉलिन कल्चर को सर्वप्रथम गोहा एंड माहेश्वरी नामक वैज्ञानिक ने 1964 ईस्वी में धतूरे में, जो धतूरा होता है डेटूरा फेस्ट्यूसा, धतूरे में इसका प्रयोग किया था। और किसके लिए? हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त करने के लिए। और हैप्लॉइड प्लांट पहली बार पॉलिन कल्चर के द्वारा हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त किए गए थे गोहा एंड माहेश्वरी के द्वारा। तो हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त करने के लिए जो है पॉलिन कल्चर या एंथर कल्चर किया जाता है। तो हैप्लॉइड प्लांट, और देखिए हैप्लॉइड प्लांट को प्राप्त करना किससे? एंथर या पॉलिन कल्चर से। जब हम हैप्लॉइड प्लांट को प्राप्त करते हैं तो वहां पर एंड्रोजेनेसिस, तो उसे हम एंड्रोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को हम एंड्रोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मजे की बात ये आई कि क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि क्या हम हैप्लॉइड प्लांट सिर्फ और सिर्फ एंथर कल्चर और पॉलिन कल्चर के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम हैप्लॉइड प्लांट सिर्फ एंथर कल्चर और पॉलिन कल्चर के द्वारा ही प्रयोग कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं? इसके अलावा एक प्रोसेस और आती है जिसे हम कहते हैं ओवेरी कल्चर। देखिए ओवेरी कल्चर के द्वारा भी हम, इसकी बात हम आगे करेंगे, ओवेरी कल्चर, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने आपको दोनों चीजें यहीं पर बता दी कि हैप्लॉइड प्लांट जो है आपके एंथर कल्चर, पॉलिन कल्चर और ओवेरी कल्चर, इन सभी से आपके हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त होते हैं। लेकिन बात यहां पर आती है कि जब हम एंथर कल्चर या पॉलिन कल्चर से हैप्लॉइड प्लांट को प्राप्त करते हैं तो उसे हम एंड्रोजेनेसिस कहते हैं, जबकि यदि हम ओवेरी कल्चर से हैप्लॉइड प्लांट को प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? गाइनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो हैप्लॉइड प्लांट एंड्रोजेनेसिस कब कहते हैं? जब हम एंथर कल्चर या पॉलिन कल्चर के द्वारा हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त करते हैं, और गाइनोजेनेसिस जब हम ओवेरी कल्चर के द्वारा जब हम हैप्लॉइड प्लांट को प्राप्त करते हैं तो यह क्रिया आपकी कहलाती है गाइनोजेनेसिस। आगे देखिए, आगे आपके कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे कि आपका एंडोस्पर्म कल्चर और सोमा क्लोनल वेरिएशन, ओवेरी कल्चर और ओव्यूल कल्चर। इन चीजों के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लगभग 34-35 मिनट का वीडियो हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। और हमारे हिसाब से शायद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यदि चीजें समझ में आई है तो इनके नोट्स बना लीजिए, और लगभग 3 से 4 पन्ने में इनके नोट्स हम बना करके आपको तैयार करवा देंगे, और इन्हीं से आप पढ़ते रहिए, आपका सेमेस्टर एग्जाम एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।